हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप यादव। तो आज की इस क्लास में हम आप जानेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र किस तरह से स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन के सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो कभी कभी हम आप जानते हैं कि सदैव दूरियां जो होती हैं वे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूरी चाहे वस्तु की हो अथवा प्रतिबिंब की हो, वह मुख्य फोकस से नापना सुगम माना जाता है। तो मान लीजिएगा कि जैसे कोई भी अगर लेंस दिया गया है, उसके सामने कोई एक वस्तु रख दी गई है जिसकी दूरी उसके फोकस से u है तथा उस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है जिसकी दूरी v है। तो अब इसीलिए यहाँ पर न्यूटन ने एक सूत्र प्राप्त किया जिसे प्रदर्शित किया जाता है u इंटू वी बराबर F1 इंटू F2 से। तो आज इसी सूत्र का निगमन करेंगे, किस तरह से आखिर यह सूत्र प्राप्त होता है। तो उत्पत्ति करने से पहले हमें आपको एक चित्र की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। तो माना यह एक पतला द्विउत्तल लेंस है। यह एक पतला द्विउत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, जो कि यहाँ मध्य में स्थित माना जाता है, एवं लेंस के बाईं तरफ प्रथम मुख्य फोकस अर्थात F1 है तथा दाहिनी तरफ द्वितीय मुख्य फोकस F2 है। इन दोनों मुख्य फोकसों से होकर के गुजरने वाली ऋजु रेखा को ही लेंस की मुख्य अक्ष की रेखा कहते हैं। अब मान लिया जाए कि इसी लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम मुख्य फोकस के बाईं तरफ एक बिंदु वस्तु ओ डैश लंबाई की रखी गई है, जिससे पहली प्रकाश की किरण निकली जो कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आई। इसे प्रदर्शित किया जा सकता है O डैश ए से। किससे? O डैश ए से। अब यह प्रकाश की किरण जैसे ही प्रकाशिक तल से टकराई तो यह कहां से होकर जाएगी? F2 से होकर के गुजर गई। पुनः एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण निकली जो कि वस्तु के सिरे O डैश से ही चली, और इस किरण को प्रदर्शित किया जा सकता है O डैश बी से, जो कि F1 से होकर के आई। किससे? F1 से होकर आई। इससे पहले ही बताया गया है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वह प्रकाशिक तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो सीधा समांतर ही आती है वह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अतः यहाँ पर ए जैसे ही दूसरी प्रकाश की आपतित किरण आई, टकराने के बाद अपवर्तित हुई, तो यह दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? यहां पर, अर्थात I डैश पर काट देती हैं। अतः I डैश ही वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। O डैश का प्रतिबिंब है जो कि वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। अतः अब यदि मान लिया जाए कि यहां पर इसी मुख्य अक्ष पर I डैश से एक अभिलंब खींचा गया जो कि I डैश I से प्रदर्शित है। अब यही जो I डैश I है, यही O डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है और पूरा प्रतिबिंब बन गया। कैसा? पूरा प्रतिबिंब। तो चलिए अब जो कुछ भी यहां पर अभी आपको बताया गया उसी को यहां पर नोट भी कर दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं
उत्पत्ति। उत्पत्ति। अब इसमें अभी जो कुछ भी बताया गया वही विधिवत तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, माना यल एक पतला लेंस है। यल एक पतला लेंस है जिसका केंद्र C है एवं प्रथम मुख्य फोकस F1 तथा द्वितीय मुख्य फोकस F2 है एवं माना कि प्रथम फोकस के बाईं ओर एक वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर रखी है जिससे पहली आपतित किरण ओ डैश ए निकली जो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरी। पुनः दूसरी किरण ओ डैश बी निकली जो F1 से होकर आपतित F1 से होकर आपतित हुई। पुनः अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अतः ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटी जहां वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बना जो कि वास्तविक है एवं आई डैश से मुख्य अक्ष पर आई डैश अभिलंब खींचा जो
ओ डैश का वास्तविक एवं पूरा प्रतिबिंब है। अतः अब बात आई कि सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाएगा। जो कुछ भी बताया गया वह यहाँ पर नोट भी कर दिया गया, ताकि जो लोग नोट्स बनाना चाहे वो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सूत्र को प्राप्त करने से पहले चित्र को विधिवत देखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला त्रिभुज है एफ डैश ओ डैश, दूसरा है एफ, इसको डैश भी मान सकते हैं, F1 भी मान सकते हैं। तो F1 C और B दूसरा त्रिभुज है। तीसरा त्रिभुज है CF2 A और चौथा है F2 I डैश। अब इन दोनों में यानी जोड़ा बना लेंगे। तो कितने जोड़े बन गए? 2, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा यहाँ पर। तो दो त्रिभुजों की आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज F1 O डैश में एवं त्रिभुज F1 C B में क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों त्रिभुजों में यह देखने को मिलेगा कि यह कोण जो है 90 अंश का है, और यहां पर भी ये जो कोण बन रहा है ये भी कितने का है? 90 अंश का है। अतः यहां पर पुनः यह दिखाई दे रहा है कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो शीर्षा अभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है। अतः इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज के नियमानुसार, यानी किस त्रिभुज के नियमानुसार? यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप माने जाते हैं। अतः त्रिभुज FO डैश एवं त्रिभुज F1 CB दोनों क्या है? समरूप है। तो यहां पर लिख लीजिएगा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः इसलिए अब समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है? लंब अनुपाते लंब बराबर आधार अनुपाते आधार के। तो चलिए यहां पर पहला लंब क्या है? यानी O डैश बटा लंब अनुपाते लंब यानी CB। तो बटा में CB बराबर किसके होता है? आधार अनुपाते आधार के। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है? OF1। तो यहां पर लिख लेते हैं OF1 बटा में दूसरा आधार क्या है? F1C। तो यहां पर लिख लेते हैं F1C। अब यहां पर एक बात यह देखिएगा कि यहां पर ये जो CB दिखाई दे रहा है वह I डैश के बराबर है। क्यों है? क्योंकि A और A दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो हम आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में क्या होती है? समान। अतः इसलिए यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि CB बराबर है किसके? I डैश के, अतः इसलिए यहां पर क्या लिखा जा सकता है? O डैश बटे CB का मतलब I डैश। तो यहां पर लिख सकते हैं I डैश बराबर, अब यहां पर OF1 बटे F1C के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई समस्या? तो अब थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा। जिसको भी नोट्स बनाना हो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ इसको मिटा दिया जा रहा है थोड़ा सा, ताकि लिखने में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज
F2A एवं त्रिभुज F2I डैश में क्या तुलना की जा रही है। तो यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, पुनः यहां पर लिख लीजिएगा त्रिभुज CAF2 एवं त्रिभुज F2I डैश में। पुनः यहां पर भी यही देखने को मिलेगा कि यह जो कोण दिखाई दे रहा है 90 अंश का है और ये जो कोण दिखाई दे रहा है वो भी 90 अंश का है एवं यह कोण इस कोण के बराबर है, चूंकि आमने सामने के दोनों कोण हैं। अतः पुनः यहां पर भी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। अतः इसलिए यहां पर पुनः समरूप त्रिभुज के नियमानुसार यानी लंब अनुपाते लंब बराबर आधार अनुपाते आधार, तो यहां पर लंब क्या कहलाएगा, AC बटा I डैश बराबर किसके हो गया, आधार यानी CF2 बटा में कौन, F2I के। अब यहां पर भी एक बात देखने को मिलेगी कि ये जो CA दिखाई दे रहा है वह OO डैश के बराबर है, चूंकि दोनों ही एक ही समांतर रेखाओं के यानी इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, दूरियां हैं। अतः इसलिए यहां पर लिख लिया जा सकता है चूंकि के रूप में, या इसलिए ही मान सकते हैं, अर्थात OO डैश बराबर किसके है, AC के। तो यहां पर पुनः इसलिए यहां जहां AC दिखाई दे रहा है वहां OO डैश रखा जा सकता है, तो रख दीजिए OO डैश बटा I डैश बराबर CF2 बटे F2I। अब यहां पर और भी महत्वपूर्ण बात यह जानने को मिलेगी कि इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हो गया आपका समीकरण 2, कोई संदेह। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। यहां पर देखते हैं कि किसको किस दूरी के साथ और किस चिन्ह के साथ यहां प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर दूरी जो है वह केंद्र से नहीं नापी जाएगी, वह मापी जाएगी तो कहां से, फोकस से। कहां से, फोकस से। तो यानी यहां से लेकर के यहां वस्तु तक की जो दूरी है इसको प्रदर्शित करेंगे U से, स्मॉल u से, एवं यहां से जो यहां तक की दूरी है उसको प्रदर्शित करेंगे F1 से, यानी स्मॉल f1 से, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वह फोकस दूरी है। पुनः अब यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह पहले के अनुसार वस्तु की दूरी मानी यानी प्रतिबिंब की दूरी मानी जाती, लेकिन यहां पर फोकस से मापी जा रही है, इसलिए यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाएगी वह V होगी और पुनः यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वह F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी कहलाएगी। अतः सबसे पहले हम आप यहां पर यह जानेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की आपस में तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना। तो यहां पर देखिएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, अब इन दोनों समीकरणों की अगर तुलना की जाए अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाए तो यह पक्ष समान दिख रहा है, यानी एक में से दूसरे को घटाएंगे तो यह हो जाएगा टोटल 0 के बराबर। फिर इतना माइनस इतना कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहां पर CF2 बटे F2I बराबर OF1 बटा में F1C। कोई संदेह। अब इसको मान लेते हैं, ए हो गया आपका समीकरण
3। तो यहाँ पर जो भी दूरियां प्रदर्शित की गई हैं, अर्थात जहां पर O F1 की बात की जाएगी तो वहां पर रख दिया जाएगा स्मॉल u। इसके बाद जहां पर F1 और C की बात आएगी वहां पर स्मॉल f1, और जहां पर CF2 की बात आएगी वहां पर स्मॉल f2, और जहां पर बात आएगी किसकी, यहां पर F2 और I डैश की या F2I की, वहां पर रख दिया जाएगा स्मॉल v। तो अब बात आती है चिन्ह की। तो जो बाईं तरफ है वो सब नेगेटिव चिन्ह के साथ रखे जाएंगे और जो दाईं तरफ है वो सब पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो, चाहिएगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है, आप लोग समझ जाएंगे। तो यानी OF1 बराबर हो जाएगा -u के। इसके बाद F1C बराबर हो जाएगा स्मॉल f1। इसके बाद यहां पर किसकी बात की जाएगी, CF2, यानी CF2 तो बराबर हो जाएगा F2 स्मॉल f2। इसके बाद यहां पर F2I बराबर अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा स्मॉल v। तो कोई समस्या? तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर सब कुछ मान फटाफट रख दिया जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको लिख लीजिएगा F2I। तो चलिए फटाफट मान को स्थापित कर दिया जाता है। तो यानी CF2 का मतलब है F2 बटा में यहाँ पर F2I का मतलब है V। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा बराबर, अब यहां पर आ जाएगा OF1 तो बराबर यानी -u बटा में F1C का मतलब -F1। तो अब यहां पर देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नीचे लिखा नहीं जा सकता है। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं इसी कड़ी में। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए मतलब प्लस। तो यहाँ पर बचा क्या, F2 बटा भी यहाँ पर U अपान F1। ये देखिए बटा में है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ये भी इधर बटा में है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब अगर बात की जाए तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी F2 अपान V बराबर U अपान F1। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इंटू F2 बराबर U इंटू V। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही है आपका न्यूटन का सूत्र स्थापित हो गया। अब जैसे कभी कभी यहाँ पर यह दे देता है कि मान लीजिएगा कि ये जो वस्तु रखी गई है वह प्रथम मुख्य फोकस के बाईं ओर है। अब अगर यदि वस्तु F1 पर ही रख दी जाए तो क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक नोट के माध्यम से देख लीजिएगा। माना यदि वस्तु F1 पर हो तब अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब U बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि दूरी F1 से ही मापी जा रही है। अगर वस्तु यहीं पर रख दी जाए तो अब दूरी कहां से मापेंगे, यहीं से मापना स्टार्ट करेंगे ना। तो यानी दूरी मापना अगर चाहेंगे भी तो वहीं पर वस्तु ही रखी गई है तो कोई दूरी होगी नहीं, अर्थात U बराबर हो जाएगा 0। तो इस अवस्था में यहां पर जो है वह क्या मान लिया जाएगा, अब सूत्र के अंतर्गत यहां पर देखिएगा तो ये हो जाएगा F1 इंटू F2 चाहे जो भी हो बराबर, यहां पर अगर 0 रख दिया जाएगा तो इस 0 को अगर यहां पर रख दिया जाए, इधर गुणा है तो इधर भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा V। अर्थात V बराबर क्या मिल जाएगा, हम आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान अनंत आता है, यानी इनफिनिटिव। इससे यह पता चल रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा।
अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यदि दोनों फोकस दूरियां एक ही मान ली जाए, एक समान मान ली जाए, तो क्या होगा, यहां पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, माना यदि दोनों फोकस दूरियां समान हो, तब यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि अब दूरी दोनों तरफ समान हो गई है, तो इसके अंतर्गत अगर यहां पर देख लिया जाएगा तो यहां पर माना जा सकता है F1 बराबर F2 के। तो अब इसके अंतर्गत की बात अगर की जाएगी तो यहां पर स्थापित जब हो जाएगा तो U इंटू भी बराबर हो जाएगा F1 के भी स्थान पर क्या रख दिया जाएगा, F2, यानी मिल जाएगा F2 इंटू F2 बराबर U इंटू भी बराबर F2 का स्क्वायर। अब कभी कभी F2 बराबर F1 के स्थापित किया जा सकता है, तो यहाँ पर F1 का भी स्क्वायर रखा जा सकता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।